बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट न्यूज़ रूम में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान रुखशान मीर। शामिल करेंगे मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरें, तबसरे करेंगे, तज्ज़िये करेंगे और पब्लिक फ़ीडबैक भी शामिल करेंगे। नाज़रीन, आज जो हमारे पास मौज़ूआत हैं, जो ख़बरें हैं, वो नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो यानी कौमी एहतसाबी अदारे और पाकिस्तान में ट्रांसपोर्टेशन मसाइल के गिर्द घूमती हैं। मिलिट्री कोर्ट्स पर भी आज तफसीली गुफ्तगू होगी और मिलिट्री कोर्ट्स की खिलाफ वर्जी करने वाले या उस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करने वाले जो सियासतदान हैं, उनके साथ भी बज़रिया टेलीफोन हम रब्ता करेंगे। सबसे पहले खबर शामिल करते हैं कौमी एहतसाबी अदारे के हवाले से। कौमी एहतसाबी अदारे यानी नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो जो अदारा है, जो एहतसाब करता है बड़े बड़े करप्ट माफियाज़ के ख़िलाफ़, ऐसे अफसरान के ख़िलाफ़, ऐसे सियासतदानों के ख़िलाफ़ जिनके ऊपर करप्शन के चार्जेस हैं, जो गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस हैं, उसके हवाले से गैर कानूनी तकर्रियों के हवाले से आज सुप्रीम कोर्ट में समाअत हुई है और नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो के बड़े बड़े नाम यानी बड़े बड़े अफसरान को मुअत्तल आज कर दिया गया है। इसमें आलिया रशीद साहिबा भी शामिल हैं, जो कि नैब अवेयरनेस एंड प्रिवेंशन की हेड थी, आगाही जिसे कहते हैं। उसके अलावा डीजी नैब कराची मेजर रिटायर शबीर अहमद, डीजी नैब बलूचिस्तान तारिक महमूद दावर, डीजी नैब लाहौर मेजर रिटायर बुरहान अली, इनको मुअत्तल कर दिया गया है। इनको यानी ओहदे से हटा दिया गया है। ये इनकी जो तकर्रुरी थी वो गैर कानूनी थी और 96 ऐसे इसमें अफसरान हैं, ऐसे काम करने वाले नैब में अफसरान हैं जिनकी चेकिंग के लिए कमेटी तश्कील दे दी गई है कि इनकी जो तकर्रुरियाँ हैं क्या वो कानूनी हैं या गैर कानूनी है। यह आज बहुत बड़ा इक़दाम हुआ है। आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान में गुज़िश्ता चंद बरसों में जो बेहतरी आई, फ़ौज के बड़े बड़े अफसरान को नैब के कटहरे में लाया गया, कोर्ट के कटहरे में लाया गया, जिन पर करप्शन के इल्ज़ामात थे। बड़े बड़े ऐसे सियासतदान हैं जिनको नैब ने पकड़ा और अब नैब में ऐसी जो गैर कानूनी तकर्रुरियों के हवाले से जो यहाँ पर लोग भर्ती किए गए थे जिनकी तकर्रुरी गैर कानूनी थी, उनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए कमेटी भी तश्कील दी गई है और बड़े बड़े नामों को मुअत्तल भी किया गया है। ये यकीनन इंतहाई खुशाइंद बात है। पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि करप्शन की नज़र है, वहाँ पर अगर तमाम मामलात फेयर होंगे, ऐसे अदारों में बेहतरी आएगी, ऐसे अदारों में जो रिक्रूटमेंट सिस्टम है, जो भी पॉलिसी सिस्टम है वो फेयर होगा। पाकिस्तान के खा वो सरकारी इदारे हों, खा वो हुकूमती हल्के हों, फ़ौजी हल्के हों, कोई भी हल्के हों, उनमें एहतसाब का अमल आएगा तो पाकिस्तान की जो गरीब आवाम है वो सुख का चैन लेगी और पाकिस्तान में से करप्शन ख़त्म होगी। आप देख सकते हैं अभी अपने स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स पे कुछ अफसरान की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। डॉक्टर आसिम हुसैन साबिक मशीर पेट्रोलियम जो हैं, जिनको 26 अगस्त 2015 को हायर एजुकेशन कमीशन के दफ्तर से गिरफ्तार किया गया था। मेगा करप्शन स्कैंडल थे डॉक्टर आसिम हुसैन पर। टीवी हेडलाइंस में चलते रहे, कॉलमों में छपते रहे, अखबारों में छपते रहे। इन पे जो करप्शन थी 479 अरब रुपए के मुकदमात इनके खिलाफ थे और सुप्रीम कोर्ट में, सिंध हाई कोर्ट में इसकी समाअत हुई है और कोर्ट ने इनकी जो ज़मानत है उसको मंजूर कर दिया है 50 लाख मुचलकों के एवज़। आज मीडिया पर यह खासी गुफ्तगू होती रही कि अभी कुछ दिन कबल ही पाकिस्तान के साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने एक निजी टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये कहा कि नैब से हमारे खिलाफ केसेस बनवाए जा रहे हैं। ये लोग भूल जाते हैं कि इनको कहीं हमारे पैरों में ना गिरना पड़े। नैब के चेयरमैन की क्या मजाल है, उसकी क्या हैसियत है कि हमारे खिलाफ केसेस बनवाए। ये इसके पीछे सियासतदान है, मैं उनको थ्रेट कर रहा हूँ। ये साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने ऑन रिकॉर्ड एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए, प्राइवेट टीवी चैनल को इंटरव्यू देते हुए ये उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए थे कुछ ही दिन कबल। तो आज सोशल मीडिया पर भी लोग गुफ्तगू कर रहे हैं कि वो बयान था आसिफ अली जरदारी की, ये बातें थी कि हमारा वक्त आएगा, हम भी बड़े बड़े नाम सामने लेकर आएंगे। तो आज आसिम हुसैन साहब की जो ज़मानत है वो मंजूर कर ली गई है। डॉक्टर आसिम हुसैन को 26 अगस्त 2015, जिस तरह मैंने आपको अभी बताया, इनको हायर एजुकेशन कमीशन के दफ्तर से गिरफ्तार किया गया था। 479 अरब रुपए के करप्शन के मुकदमात इनके खिलाफ दर्ज थे और बहुत अजीबो गरीब और बड़े बड़े स्कैंडल्स इनके खिलाफ डॉक्टर आसिम हुसैन साहब के खिलाफ सुने कि वो आप ज़रा सुने। मनी लॉन्ड्रिंग थी और नाजायज़ प्लॉट्स पर कब्जे के केसेस इनके खिलाफ फाइल थे। गैस की मसनूई किल्लत पैदा करके करप्शन की गई।
ज़ियाउद्दीन हस्पताल के क़याम के लिए भी गैर कानूनी ज़मीन हथियाई गई और इस तरह के और बहुत से केसेस डॉक्टर आसिम हुसैन के ख़िलाफ़ दर्ज थे नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो। और आज इनकी सिंध हाई कोर्ट ने तिब्बी बुनियादों पर 50 लाख के मुचलकों के एवज़ इनकी ज़मानत मंजूर कर ली है। ये भी एक बड़ी अहम खबर थी और सोशल मीडिया पर लोग इस पर खासा तबसरा करें, जिस तरह आप लोग देख रहे हैं और लिख रहे हैं कि ये डॉक्टर आसिम हुसैन को आज उनकी ज़मानत मंजूर कर ली गई है। अब बात कुछ करते हैं कराची ट्रांसपोर्ट के हवाले से। कराची का जो ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो किस कदर फरसूदा है, आप इससे बाखूबी वाकिफ़ हैं। जो लोग सिंध से, जो लोग कराची से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे व्यूअर्स, हमारे भाई हमें इस वक्त देख रहे हैं, वो तो ये जानते हैं और लिखते भी हैं कि कराची का जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है वो इंतहाई पसमानदगी का शिकार है और कोई सड़कों पर हालात नहीं। कुछ हफ्ते कबल आपने वो खबर भी सुनी, हमने भी आपके साथ शेयर की कि एक्सीडेंट्स भी कराची की सड़कों पर होते हैं और जो लोकल ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम है अब उसमें बेहतरी लाने की ज़रूरत है। तो आज इसी हवाले से एक बड़ा अहम इजलास हुआ है जिसमें वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने शिरकत की और उस इजलास की सदारत भी की। महकमा ट्रांसपोर्ट का ये अहम इजलास था और इसमें वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध नासिर शाह भी मौजूद थे। नासिर शाह ने कहा, जो वज़ीर ट्रांसपोर्ट सिंध हैं, उन्होंने कहा कि सिंध की इस वक्त ज़रूरत है 8000 बसें यहाँ पर चलाई जाएँ कराची में। 8000 बसें तो फिर ये लोगों की ज़रूरियात को पूरा कर सकते हैं। जो लोग लोकल ट्रांसपोर्ट में सफ़र करने वाले हैं उनकी ज़रूरत के लिए 8000 बसेस इस वक्त बहुत ज़रूरी हैं। जबकि जो वज़ीर आला सिंध है मुराद अली शाह साहब, उन्होंने कहा कि 600 बसेस के लिए सिंध हुकूमत माली मुआवनत करने के लिए तैयार है। ट्रांसपोर्ट का काम करने वालों से, ट्रांसपोर्ट बसेस के जो अड्डे जो लोग ऑन करते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करने को तैयार है। 600 बसेस चलाने के लिए जिस किस्म की भी माली मुआवनत करनी पड़ी हम करेंगे और हुकूमत इसमें पैसे देगी। उसके बाद ये लाहौर में, पंजाब में भी ट्रांसपोर्टेशन के बहुत से मसाइल हैं, लेकिन यहाँ पर मेट्रो बस है, ऑरेंज लाइन ट्रेन अंडर कंस्ट्रक्शन है। गुज़िश्ता कुछ दिनों से उसकी कंस्ट्रक्शन रोक दी गई थी कुछ वजूहात की बिना पर। जो मेट्रो, अब यहाँ पर ऑरेंज लाइन है, मेट्रो है, ग्रीन बसेज है। उसके अलावा भी यहाँ पर आप सड़कों पर देखते हैं, पंजाब के रहने वाले, लाहौर के रहने वाले, कि मोटर बाइक के पीछे जो एक गाड़ी सी बांधी जाती है, चिंची रिक्शा जिसे कहते हैं, लोकल रिक्शा, जिसमें 6 सवारियों की जगह होती है मगर उसमें 8 से 10 और 10 से 9 लोग भी सफ़र करते हैं। इसमें कोई शक नहीं कि ये इंतहाई ख़तरनाक व्हीकल है लोकल ट्रांसपोर्ट करने के लिए। तो आज हाई कोर्ट ने पंजाब में, लाहौर में इसकी सुप्रीम कोर्ट ने इस चिंची सर्विस पर पाबंदी आयद कर दी है। जस्टिस गुलजार अहमद ने कहा है कि ये 1950 की बसें और ये चिंची रिक्शास इंतहाई ख़तरनाक हैं। एक तरफ हुकूमत ऐसे मंसूबे तैयार कर रही है, मेट्रो बस है, ऑरेंज लाइन ट्रेन है, ग्रीन बसेस हैं, और दूसरी जानिब इस तरह की ख़तरनाक सवारियों में भी अभी तक शहरी जो हैं सवार हैं, मुसाफिर सवार हैं, तो इनको फौरी तौर पर बंद किया जाए। सुप्रीम कोर्ट कुछ कंपनियों को इजाज़त देगा, ऐसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां जो कि लोकल ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स तैयार करती हैं, और उन्हीं व्हीकल्स को फिर सड़क पर उतरने की इजाज़त दी जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स हैं। और हम जब ये रिपोर्ट पढ़ रहे थे तो साथ ही दिल में ये ख्याल आया कि जो लोग ये ट्रांसपोर्ट चलाते हैं, फिर उनका कारोबार, उनका ज़िंदगी का मुआशी निज़ाम किस तरह से चलेगा। तो इसी में आज जस्टिस गुलजार अहमद साहब ने साथ ही साथ ये भी लिखा कि अब हुकूमत पंजाब की जिम्मेदारी है कि इन लोगों को, जो लोग चिंची चलाते थे, लोकल ट्रांसपोर्ट चलाते थे, उनकी ज़िंदगी का पहिया किस तरह चलेगा, उनको भी कहीं पर अकोमोडेट किया जाए। ये भी हुकूमत की जिम्मेदारी है। अलबत्ता चिंची रिक्शास पर पाबंदी पंजाब में आयद कर दी गई है और ये भी एक जो है खुश आइंद बात थी। अगर उनको, जो लोग ये ट्रांसपोर्ट चलाते थे, अगर उनको अकोमोडेट कर दिया जाए और फिर सड़कें भी साफ़ होंगी, ट्रैफिक का रश भी नहीं होगा, मगर उन लोगों को सबसे पहले हुकूमत को ही रोज़गार मुहैया करे। अब कुछ बात करते हैं मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से। मिलिट्री कोर्ट्स का शोर खासा है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसकी मुखालफत करती रही। 7 जनवरी 2017 को इसकी मुद्दत ख़त्म हुई, हमने आपको बताया, और किस तरह से पीपल्स पार्टी ने इसकी मुखालफत की। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से पहले राना सनाउल्लाह साहब ने ये कहा कि, राना मशहूद साहब ने ये कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स ने कुछ फ़ायदा नहीं दिया, मगर मरियम औरंगज़ेब साहब आज जो इंफॉर्मेशन और ब्रॉडकास्टिंग के मिनिस्टर हैं, उन्होंने उनके इस बयान को तरदीद की और कहा ये शायद अभी जानते नहीं कि मिलिट्री कोर्ट्स ने पाकिस्तान को क्या फ़ायदा दिया, हम इसके हक़ में हैं। ये मेरे पास अखबार सामने एक रिपोर्ट पड़ी है 1 मार्च की। 1 मार्च 2016 को ये खबर थी कि पार्लियामेंट ने, हुकूमती जमातों ने इस बिल की मंजूरी दे दी है और तमाम जमातों ने पीपल्स पार्टी के सिवा ये रजामंदी जाहिर की है कि मिलिट्री कोर्ट्स के इख्तियारात को 2 साल के लिए तौसीह दे दी जाए।
سابق صدر آصف علی زرداری اور پاکستان پیپلز پارٹی کے شریک چیئرمین نے 9 نکات پیش کیے تھے کہ اس میں سول ججز بھی بیٹھے ہیں فوجیوں کے ساتھ، اور جو ملزمان ہیں ان کو پہلے بتایا جائے کہ آپ کے خلاف یہ مقدمہ ہے، ایسے ٹرائل ہوگا، اور 9 نکات انہوں نے پیش کیے تھے۔ مگر اس کے بعد سینٹ نے بھی اس کی منظوری دے دی ہے ملٹری کورٹس کی، اور 7 جنوری جب سے یہ ملٹری کورٹس ایکسپائر ہوئے تھے وہاں سے ہی اس کا 7 جنوری سے ہی دوبارہ آغاز ہوگا۔ سینٹ نے اس کی منظوری دے دی ہے، پارلیمنٹ نے اس کی منظوری دی، اور مور دین 95% پاکستان کا جو پولیٹیکل مٹیریل ہے اس نے اس پر رضامندی ہی ظاہر کی ہے، دانشوروں نے بھی اس پر رضامندی ہی ظاہر کی ہے۔ مگر سینٹ میں اور پختونخوا ملی پارٹی اور JUIF کچھ ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس پر تحفظات کا اظہار بھی کیا ہے، کچھ ایسے سینیٹرز بھی ہیں۔ آج ہم ٹیلی فون لائن پر لیں گے سینیٹر عثمان خان کاکڑ صاحب کو، جنہوں نے سینٹ میں اس بل کے خلاف درخواست دی اور کہا کہ ہم اس بل کی حمایت میں نہیں ہیں۔ ان سے فون پہ وجہ جانتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کاکڑ صاحب بہت شکریہ ٹیلی فون لائن پر ہمیں جوائن کرنے کے لیے۔ آپ نے اس بل پر تحفظات کا اظہار کیا ہے ملٹری کورٹس، فوجی عدالتوں کے حوالے سے، تو محترم اس کی کیا وجوہات ہے؟ باقی سب تو اس پر راضی ہیں۔ جناب مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان میں ضیاء کے مارشل کے بعد آج تک انتقال اقتدار نہیں ہوا ہے جی، شراکت اقتدار ہوا ہے فوج اور سویلین حکومت کے درمیان۔ تھوڑا سا لاؤڈ بولیے گا ذرا، تھوڑا سا۔ مسئلہ یہ ہے جی، کہ اس ملک میں ضیاء کے مارشل کے بعد انتقال اقتدار نہیں ہوا ہے، فوج سے سویلین حکومت کو انتقال اقتدار ہوا ہے، اچھا، بلکہ شراکت اقتدار ہوا ہے۔ تو لہذا خارجہ و داخلہ پالیسی فوج کے پاس تھا، اب کورٹ بھی جو ہے سویلین گورنمنٹ نے اور حکومت اور اپوزیشن پارٹیوں نے اس کے حوالے کر دیا۔ جو سویلین عدالتوں پر مکمل عدم اعتماد ہے اپوزیشن اور حکومت کی پارٹیوں کی، کسی بھی پارٹی کے منشور میں فوجی عدالت نہیں ہے، نہ اوریجنل 73 کے آئین میں کوئی فوجی عدالت ہیں۔ یہ سارے بارگیننگ کرے، حکومت اپوزیشن سے بارگیننگ کرے، حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان بارگیننگ، یہ سارا چکر جو ہے آئین و قانون سے بالا تر ہو کر، پارلیمنٹ سے بالا تر ہو کر جو ہے بارگیننگ ہے، ہر قدم پہ، ہر مسئلے پہ۔ جو نہیں ہونا چاہے پارلیمنٹ کی بالادستی ہونا چاہے، دہشت گردی پارلیمنٹ کی بالادستی سے ختم ہوگی، دہشت گردی جو بنیادی کازز ہے اس کو ختم کرنا چاہے، گڈ بیڈ دہشت گرد کی پالیسی ختم کرنا چاہے۔ اب ایک خودکش ہے وہ حملہ کرتے ہیں، آپ سول ملٹری کورٹ صاحب اس کو کیا سزا دو گے؟ خود اپنے آپ کو سزا دے رہے ہیں۔ ایک خودکش ہے وہ خود کو اڑا رہے ہیں، اس کے لیے ملٹری کورٹ کیا کر سکتے ہیں؟ مگر کاکڑ صاحب جو گزشتہ اپنے ٹرنیور میں جو 2 سال کا ان کا ٹرنیور رہا، آپ نے دیکھا 274 کیسز سنے گئے، 161 دہشت گردوں کو سزائے موت دی گئی، 116 کو اور مختلف سزائیں سنائی گئی، مگر جو ان کی کارکردگی تھی اس پر تو تمام خوش ہیں سیاسی جماعتیں۔ لالا ہیلو جی، وہ خود بتا رہے ہیں کہ اس ملک میں ہزاروں کی تعداد میں جو ہے یہ لوگ دہشت گرد ہیں، جی، ہزاروں کی تعداد میں۔ آپ نے صرف 16 کو پھانسی دے کر جو ہے دہشت گردی ختم ہوئی یا زیادہ ہوئی؟ جی، مگر اب ان کے سوال ہے۔ جی اب اختیارات میں توسیع ہوگی تو وہ اس طرح سے فریکوینٹلی کام کر سکیں گے نا۔ نہیں، صرف 2 سال میں صرف 16 لوگوں کو پھانسی دے کر جو ہے کیا ابھی ختم ہوا دہشت گردی؟ اور دوسری بات یہ ہے جناب کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ سویلین جج جو ہیں وہ بزدل ہے، جی، ہم تو اس کی مخالفت کرتے ہیں، یہ لوگ غلط بیان نہیں کرے کہ سویلین جج جو ہے وہ بزدل ہے۔ سویلین جج نے ہر مارشلائی حکومت کی PCO کے تحت حلف نہیں لیا، یہ وہی جج ہے۔ اچھا تو کاکڑ صاحب ان کی ضرورت پھر کیوں پڑتی ہے ملٹری کورٹس کی؟ یہ تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے ضرورت ہے، تو ان لوگوں کا کام ہے۔ اچھا تو یہ بات حکومت یہ ہے کہ بات سنیں، پارلیمنٹ میں ہر پارٹی کے ممبر یہ کہہ رہے تھے کہ ہم یہ غلط کر رہے ہیں۔ جب آپ غلط کر رہے ہو آپ کو پھر کون مجبور کر رہے ہیں؟ اسٹیبلشمنٹ مجبور کر رہی ہے۔ آپ سینٹ کا ریکارڈ اٹھا لیں۔ اور دوسری بات یہ کہ جب جسٹس قاضی فائز صاحب نے 8 اکتوبر کے حوالے سے جو کمیشن کا رپورٹ دیا، جی، بہترین رپورٹ ہے، اس پہ مرکزی حکومت عمل درآمد نہیں کروا رہی ہے۔ یہ ہے دہشت گردی کا بنیادی سبب
اور دہشت گردی کو ختم کرنے کے لیے کاشفائی صاحب کا رپورٹ پہ عمل درآمد ہونا چاہیے. جی اور ان ججوں نے, آپ کو معلوم ہے, ان ججوں نے جنرل مشرف نے اس کے ماتھے پہ بندوق رکھا کہ آپ استعفیٰ دے دیں, مگر ان ججوں نے ہمت کی اور استعفیٰ نہیں دیا. ساری وکلا, پارٹیاں, وہ عوام اور سارے پارلیمنٹ اس کے حق میں کھڑے ہوئے. جی بہت شکریہ. جی عثمان کاکڑ صاحب بہت شکریہ, ہمارے ساتھ موجود ہے سینیٹر. یہ وہ ہیں جنہوں نے تحفظات کا اظہار کیا ملٹری کورٹس کے حوالے سے, سینٹ میں اس کی مخالفت بھی کی, اور انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹس کے فعال ہونے سے دہشت گردی میں کمی نہیں بلکہ اس میں برتری دیکھنے کو ملی ہے. یہ علیحدہ سے ان کا ایک پوائنٹ آف ویو تھا, جبکہ جو موسٹ آف دی 95% پارلیمنٹ میں اور سینٹ میں جو ریشو ہے لوگوں کی, انہوں نے ملٹری کورٹس پر اپنی رضامندی ہی ظاہر کی ہے. فی الوقت نیوز روم سے اتنا ہی. رخشان میر کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.